हेलो दोस्तों। तो हम आज शुरू करेंगे एनसीईआरटी 7th क्लास का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। और पार्ट 2 का नाम है नए राजा और उनके राज्य। हम इसमें देखेंगे कौन कौन से नए राजा हुए और उनके राज्यों के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं आगे। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। इस मैप में मानचित्र में दिखाया गया है। हीरा मानचित्र 1 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। अब कुछ काम दिया है मानचित्र में। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चहामानो, जिसे चौहानो बोलते हैं, के स्थान का निर्धारण कीजिए। यानी इन्होंने बोला किस किस का स्थान का निर्धारण करना है। गुर्जर प्रतिहार का, राष्ट्रकूट का, पाल, चोल और चौहानों का। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? यानी ये फिर से तुलना करवा रहे हैं। एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा यही होता है, तुलना, जिससे पता चले। और ये जो लाल लाल कलर की लाइन बनी हुई है, परिवर्तनशील सीमाएं हैं। परिवर्तनशील का मतलब है ये राजा जितने थे ये आपस में लड़ते रहते थे और इनकी सीमा इसी वजह से, लड़ने की वजह से परिवर्तन होता रहता था इन सीमाओं में, इसलिए यह है परिवर्तनशील सीमाएं। यहाँ गुर्जर प्रतिहार, ये रहे पाल, चोल, राष्ट्रकूट और चौहान। यही चार बताए थे, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, ये चारों पांचों हो गए। चोल दक्षिण में है, उनके ऊपर हैं राष्ट्रकूट, और उनके ऊपर हैं गुर्जर प्रतिहार, और उनके ऊपर है चहामान। और सबसे नॉर्थ ईस्ट में है आपके सॉरी ईस्ट में है पाल। चलिए आगे देखते हैं। नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। तो जैसे ही 7वीं सदी आ रही थी तो उपमहाद्वीप में बहुत सारे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महायत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। तो मातहत या फिर सामंत, जो राजा लोग होते थे उनको, ये जो बड़े भूस्वामी थे और जो योद्धा सरकार थे उनको मातहत या फिर सामंत के नाम से बुलाते थे, उनके रूप में मान्यता देते थे। तो ध्यान रखना, सामंत, मातहत। ये मातहत पूछा जा सकता है, मातहत कौन थे, क्योंकि सामंत तो आप हर किसी को पता है, लेकिन मातहत किसी को नहीं पता होता। तो मातहत का ध्यान रख लेना, ये पूछा जा सकता है। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ये 3 काम थे जो उनसे अपेक्षा की जाती थी। एक, पहले तो उपहार लेकर के आए राजा के लिए, जब वो दरबार में उन्हें बुलाया जाए तो वहां पर आए। और दूसरा, अगला है उन्हें सहायता दी जाए, सैन्य सहायता। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। अब ये हर किसी का ये हाल है, जब भी सत्ता थोड़ी सी और संपदा आ जाती है तो सभी उछलने लग जाते हैं। तो ऐसे ये सामंत भी थे, जैसी सत्ता और थोड़ी संपदा आई, ये अपने आप को सामंत से महासमंत सामंत बोलने लग जाते थे और कुछ महामंडलेश्वर बोलने लग जाते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, और कभी जब पूरा सर्वोच्च पे पहुंच जाते थे तो वो स्वतंत्र हो जाते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। अब यहाँ पर जितना भी बताया गया है ये सारा सामंत, तो ये सामंतों के बारे में बताया गया कि ऐसा उदाहरण राष्ट्रकूटों का था। तो राष्ट्रकूट एक तरीके से मातहत ही थे। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। ठीक है, और किसके अधीनस्थ थे? वो कर्नाटक के चालुक्यों के। अभी क्रम पूछा जा सकता है या मैचिंग में, जैसे राष्ट्रकूट दक्कन के थे, चालुक्य कर्नाटक के थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया। जैसे हमने ये पढ़ा, ये स्वतंत्र कर देते हैं अपने आप को। तो एक का नाम है दंतीदुर्ग और ये राष्ट्रकूट से संबंधित है और राष्ट्रकूट प्रधान है। ये चालुक्य स्वामी की अधीनता से इंकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, मतलब होता है सोने का गर्भ, हिरण्य, हीरे, जो हिरण्य का मतलब होता है सोना, और गर्भ का मतलब होता है जो पेट होता है, सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हिरण्य गर्भ है वो क्या है? तो ये एक तरीके से अनुष्ठान है, और ये किसने करवाया था? ये करवाया था दंतीदुर्ग ने। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मतः क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। यानी जब ये ब्राह्मणों से करवाया जाता था, यहाँ पर ब्राह्मणों की सत्ता भी फिर से नहीं, पहले की तरह ही बनी रही और बढ़ते चले गए ये। और इनसे जब बोला जाता था, इन जब ब्राह्मणों से करवाया जाता था तो ये बोला गया कि जो करवा रहा है याजक, मतलब जो करवा रहा है यज्ञ को, वो जन्म से ही क्षत्रिय ना हो, लेकिन जैसे ये यज्ञ होता है सोने का गर्भ वाला, तो वो जो याजक है वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ये इसका मतलब है सोने के गर्भ का मतलब। यानी जो ये दंती दुर्ग थे वो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन ये अनुष्ठान करवा करके उन्होंने अपने आप को क्षत्रियत्व प्राप्त कर लिया।
कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। कुछ उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल, ठीक है। तो पहले इन्होंने किसका किया था? दंतीदुर्ग ने लड़ाई लड़ी, हराया और अनुष्ठान किया। लेकिन जो उद्यमी परिवार के थे पुरुष, उन्होंने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मण कदम मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब यहाँ पर ये दो नाम बताए गए हैं, एक तो हरिश्चंद्र गुर्जर प्रतिहार से संबंधित हैं ये, और एक कदम मयूर शर्मण। ये दोनों थे ब्राह्मण थे ये दोनों, लेकिन जब और इन्होंने सैन्य हथियार उठा लिए, सैन्य कौशल से इन्होंने सफलतापूर्वक अपने राज्य स्थापित कर लिया। और कहाँ पर? कर्नाटक में और राजस्थान में। राजस्थान में जो करे वो गुर्जर प्रतिहार का था, देखते मैप में, इसलिए यहाँ पर ये पूरा गुर्जर प्रतिहार है जो नया आया था। आगे देखते हैं राज्यों में प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीन भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। अब ये उपाधियां याद करनी जरूरी है। महाराजाधिराज यानी इसका मतलब होता है राजाओं का राजा, महाराजाधिराज। त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीन भुवनों का स्वामी, और ऐसे ही भारी भरकम ये उपाधियां हैं। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और अपने साथ किसान, व्यापारियों, ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी वो रख तो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां रख रहे हैं, जैसे कि भगवान के बिल्कुल लेवल पर आ गए हों, उनके स्तर पर पहुंच गए हों, लेकिन अभी भी रियलिटी में क्या होता है, इनको सामंत जो होते हैं और किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों, इनके सबके संगठनों का के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करनी पड़ती थी। और ये संगठनों, ध्यान रखना है, सिर्फ ब्राह्मणों के साथ नहीं कर रहे हैं, किसानों के संगठन है ये, किसानों के भी संगठन है, व्यापारी के संगठन और ब्राह्मणों के संगठन, इन्हीं से ये सत्ता साझेदारी कर रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं पहले राइट हैंड पे ये जो चित्र बना हुआ है, चित्र 1 एलोरा की गुफा। ये एलोरा में बहुत सारी गुफाएं, तो ये जो चित्र है वो एलोरा की 15वीं गुफा है, उसमें से दिया गया है। ये एलोरा की 15वीं गुफा 15 का भित्ति चित्र है ये, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। नरसिंह का मतलब होता है, नर का मतलब पुरुष और सिंह का मतलब शेर, और इनको नरसिंह में दिखाया गया है। ये रहा उनका मुकुट, ये रहा इनका मुंह, और ये इनके हाथ हैं, और यह राष्ट्रकुल काल की कृति है। अब ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एलोरा की गुफा 15 में जो भित्ति चित्र मिला है विष्णु के नरसिंह का, पुरुष सिंह के अवतार का, तो वो किस काल में बनाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट काल में बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। अब ये राज्य जब बड़े हो रहे थे तो इन्हें संसाधनों की जरूरत थी, और ये संसाधन कहाँ से लेंगे? जो उत्पादक थे उन्हीं से लेंगे, और उत्पादक कौन थे? किसान थे, पशुपालक थे, कारीगर थे, इन्हीं सबसे संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। समझे, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देना, मनाया या बाध्य किया जाता था। किसी को या तो मना लो या फिर नहीं मान रहा तो उसे बाध्य करो। तो इनका जो उत्पाद जितना भी करते थे उसका एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। वो इसलिए बोलता था कि जो राजा है वो सभी अपने पूरे जितनी भी भूमि है उस सबका मालिक है, और आप यहाँ पर काम कर रहे हो तो मैं आपको कभी भी निकाल सकता हूँ, तो इसलिए आप ऐसा करो, आप उत्पादों का एक हिस्सा मुझे दे दो, जिसे उन्होंने लगान बोला। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, ठीक है, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, किसान हो गए और व्यापारी भी हो गए। 400 कर, ये देखते हैं 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से अधिक सूचक शब्द मिलते हैं। ये चोल वंश की बात बताई जा रही है तमिलनाडु में, और 400 से भी अधिक सूचक शब्द मिलते हैं इसमें। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वैट्टी। ये भी ध्यान रख लेना, ये जो वैट्टी है वो क्या है? एक कर है जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। अब ये किसमें लिया जाता था? जबरन श्रम, यानी जबरदस्ती उनसे श्रम करवाया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई, यानी कि भू राजस्व थे। समझे, जबरन श्रम और कदमाई। दूसरा था कदमाई का मतलब था भू राजस्व। तो एक तो वैट्टी हो गया और दूसरा कदमाई हो गया। वैट्टी का मतलब है जबरन श्रम, जबरदस्ती का श्रम, और कदमाई का मतलब है भू राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर। देखो, जब मकान जब बनता है तो उस पर जो छज्जा डलता है, अगर वो डाल रहे तो उस पर भी कर लग रहा है। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। क्या अजीब कर है। अगर आप भी समझो ऐसा कर अभी भी लगाने लग जाए तो क्या होगा। तो खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी कर लग रहा है।
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर। जो पारिवारिक संपत्ति होती है तो उसका उत्तराधिकार जो उसके पास में आएगा, जैसे पिता से पुत्र के पास में आएगी तो उसको हासिल करना तो भी कर ले मिलता है। तो इस तरीके के 400 करों का उल्लेख मिलता है। आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? तो सोच के बताना। ये संसाधन जो राजा जुटाते थे, ये संसाधन जितने भी थे संसाधन, तो ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। यानी जो राजा जितनी भी व्यवस्था चला रहा है, राजा का जितना भी सिस्टम है, उसका वित्तीय आधार बनते थे, यानी पैसा यहीं से आता था। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो दुर्गों और मंदिरों के निर्माण में भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने के में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। अब यहाँ पर पहले इसका ये मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी हो रहा है इसका पैसे का यूज, और युद्धों को लड़ने में भी हो रहा है। और युद्ध किस लिए लड़ जा रहे हैं? ताकि जो जब लूट होगी तो उसमें धन मिलेगा, उसको साथ साथ क्या मिलेगा? जमीन मिलेगी, और जो व्यापारिक मार्गों के प्रयोग करने की उन्हें संभावना मिलेगी। यानी उस व्यापारिक मार्ग को वो प्रयोग कर सकते हैं, और व्यापारिक मार्ग पे प्रयोग हमने पहले भी देख लिया था, उनको कंट्रोल करते हैं व्यापारिक मार्ग पर और वहां से कर वसूलते हैं, इसलिए जरूरी होता था। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। तो यहाँ पे जो राजस्व वसूली कर रहा है, जो वो बंदा होगा, वो पदाधिकारी होगा, अधिकारी होगा, वो कहाँ से आएगा? वो प्रभावशाली परिवारों के बीच में से ही आएगा। और प्राय वंशानुगत होती थी। वंशानुगत मतलब अगर कोई बन गया तो उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। सेना में भी ऐसा ही होता था, तो सेना में भी ऐसा ही हो रहा है। और राजस्व वसूली में जो अधिकारी थे, ये दोनों में वंशानुगत होती है। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, जिन पर राजा भरोसा या विश्वास कर सकता था। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न है? कर दिया ना फिर से तुलना। तो आज की जो अभी आपने सिविक्स पढ़ रहे होगे, या फिर जब हम सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसी व्यवस्था है आज की और अब ये पुरानी वाली कैसी है। तो इसमें से जो ये शब्द है भिन्न, ये बहुत जरूरी होता है। शब्द मतलब भिन्न, आपको तुलना करके देखना है इसमें, तभी समझ में जल्दी आएगा। अब देखते हैं प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियां हमें पता है क्या होते हैं। प्रशस्तियां ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं। मैंने भी बताया था पहले कि प्रशस्तियां हमेशा सही नहीं होती, क्योंकि प्रशंसा में लिखी गई होती हैं, और प्रशंसा में अगर लिखेंगे तभी जो लिखता है कवि वगैरह ब्राह्मण, इनको जमीन मिलेगी, भूमि मिलेगी, और बहुत सारा इन्हें इनाम वगैरह दिया जाता था। लेकिन अगर प्रशंसा में अगर कुछ और डाल देंगे जिससे राजा को गुस्सा है तो इन्हें मरवा दिया जाएगा। इसलिए ये ऐसी चीजें लिखते थे जो कभी सत्य नहीं भी हो सकती हैं। अब ये बोला नहीं भी हो सकती, यानी ज्यादातर चीजें सत्य थी, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती सत्य। लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। ठीक है, वो दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में, यानी बता रहे हैं कि राजा अपने आप को कैसा दिखाना चाहता था? एक शूरवीर योद्धा और विजय योद्धा जो हमेशा जीतता है, हारता कभी नहीं है। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ठीक है, ये जो प्रशस्तियां थी ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अब वो भूमि अनुदान से उन्हें पुरस्कृत कर दिया जाता था, तो ब्राह्मण भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करते थे, मतलब लिखते थे उसमें प्रशस्ति में। ये ताम्र पत्रों पर अभिलेखित होते थे। ताम्र पत्र, तांबे के जो पत्ते होते हैं उस पर, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। ये ताम्र पत्र हैं, ये सारे, इन पे जितना भी ये सब प्रशस्ति लिखी गई है। अब ये देखो, ये इससे ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसलेट करना कितना कठिन काम है, और ये ट्रांसलेट किया है तभी हम इसे पढ़ पा रहे हैं, तभी हमें ये पता है। ऊपर देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियां। नागभट्ट देखते हैं नागभट्ट जी ने क्या क्या उपलब्धियां ली हैं। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ लिया था हमने 6th क्लास की में। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अब ध्यान रखना, ये प्रतिहार नरेश थे नागभट्ट, और ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक प्रशस्ति मिली है जिसमें इनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। और वर्णन मिलता है आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। यानी इनमें एक वो बता दिया कि ये सारे जितने भी राजा थे वो इनके आगे हार मान गए थे, और तभी मान गए थे जब वो राजकुमार थे, यानी अभी राजा नहीं बने थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया, उनको भी हरा दिया, कन्नौज के शासक को भी हरा दिया। उन्होंने वंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्थ गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। इतने सारे राजाओं को उन्होंने पराजित कर दिया प्रतिहार नरेश ने, नागभट्ट ने। राइट हैंड पे देखते हैं, इस अभिलेख में उल्लेखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र रेख में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? ठीक है, बता रहे हैं कि दूसरे राजाओं ने भी ऐसे दावे किए हैं, तो सब दावे तो सच नहीं हो सकते। अब ये देख लेते हैं चित्र 2। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्र पत्रों का एक संग्रह है। इस संस्कृत और तमिल दोनों में लिखा गया है थोड़ा थोड़ा, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों में
कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं, इससे जुड़े हुए हैं, उन पर राजसी मुहर लगी है। ठीक है, उन पर क्या लगी है? राजसी मुहर। ये वाली चीज राजसी मुहर है। इसमें बतलाते हैं कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। अब मुहर से बतला दिया कि ये प्रमाणिक है, फेक नहीं है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। ये चोलों ने जब भूमि अनुदान दिए थे उसका एक अंश यहाँ पर बताया गया है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। यहाँ पे भूमि की जो सीमाएं थी उनको चिन्हित करने का तरीका बताया है। या मिट्टी की मेड़ बना दी और कांटेदार झाड़ियां लगा दी। इस भूमि पर ये चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं इस पर बताया गया है। फलदार वृक्ष, पानी भी है यहाँ पर, फलदार वृक्ष भी है, भूमि है, बगीचे और फलोद्यान है, पेड़ है, कुएं हैं, खाली जगह भी है, चारागाह भी है, एक गांव भी है। देखो कितना बड़ा है, एक गांव पूरा। बांबी है, चबूतरे हैं, नहरें हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं, दलदली जमीन भी है, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। कितना बड़ा है, ये सोच के देखो कितनी बड़ी जमीन है ये। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। ठीक है, तो जिसे भी ये भूमि मिली थी वो यहाँ पर कर लगा सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। जो न्यायाधिकारी थे उन्होंने जो जुर्माने लगाए थे उस पे, तो वो उसके जो कर थे वो भी वसूल सकते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। कितने सारे कौन कौन से कर हैं ये ध्यान रख लेना। पान के पत्तों पर भी कर लग रहा है, और बुने हुए कपड़ों पर लग रहा है कर, और वाहनों पर भी कर लग रहा है। और ये सारे जो भूमि का स्वामी है वो वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। ठीक है, नहर भी बनवा सकता है सिंचाई के लिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। अब देखो ये पानी बर्बाद ना हो, ये जो आज सबसे ज़्यादा मुसीबत बनी हुई है, और ये पहले से ही इस चीज़ के बारे में सोच के रखा हुआ है इन लोगों ने कि पानी की बर्बादी नहीं करनी। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाई है ना। संभव स्रोत, ये सब स्रोत हैं यहाँ पर, नहरें हैं, खाइयां हैं, नदियां हैं, हौज है, इस कुएं हैं, ये सारे पानी सिंचाई के स्रोत हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। अब ये ध्यान रख लेना, कल्हण, इन्होंने जो संस्कृत काव्य रचा था, बृहद संस्कृत काव्य, ये कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का है। कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। इन्होंने जो अपना वृत्तांत लिखा है उसमें शिलालेखों का यूज़ किया है, दस्तावेजों का यूज़ किया है, और जो प्रत्यक्षदर्शी थे यानी जिन्होंने आंखों देखा हाल बताया उनका वर्णन लिखा है इन्होंने, और जो पहले के जो इतिहास चले आ रहे थे इतिहास थे उनका भी यूज़ किया और अपना वर्णन लिखा। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। अब यहाँ पर यह अलग बात आ गई। अब कल्हण इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि जो प्रशस्तियाँ थी जो सिर्फ प्रशंसा करती थी, तो जो कल्हण थे वो थोड़ा सा आलोचनात्मक रूप दिखाते थे। आलोचनात्मक मतलब जो अगर आप गलत काम कर रहे हो तो उसके बारे में उनको बताना कि इन्होंने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो होती है उसकी आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह एक असाधारण ग्रंथ है। समझे क्यों है ये असाधारण ग्रंथ? क्योंकि वहां पर वो अलग पद से जाकर के काम कर रहे हैं। उन्हें ये भी था कि वो भाई मार भी सकते थे राजा वगैरह, लेकिन तब भी उन्होंने ये लिखा। अब धन के लिए युद्ध लड़ा जा रहा है धन के लिए। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार क्षेत्र विशेष था। जो प्रत्येक शासक राजवंश का जो आधार था वो कोई क्षेत्र विशेष था, यानी वहीं पर ही थे, वो क्षेत्र थे में ही थे। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। हमने देख लिया था मैप में जो परिवर्तनशील सीमाएं थी। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र जिसे हर कोई जाना चाहता था। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण था ये कन्नौज कि जो राष्ट्रकूट हो गए, पाल वंश हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, सभी के सब लड़े जा रहे हैं इसके लिए। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। जो 3 पक्ष थे, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, इसीलिए इनको त्रिपक्षीय संघर्ष बोला गया है। जैसा कि हम देखेंगे बाद में, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये पहले मैंने बताया था, वो मंदिरों का निर्माण क्यों करवाते थे? ताकि अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन कर सकें। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे, ठीक है, जब वो राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। इसीलिए वो मंदिरों को तोड़ देते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। अब क्योंकि जो मंदिर थे उनमें दान वगैरह दिया जाता था, इसलिए वो संपन्न हो जाते थे और वो उनकी सारी संपन्नता को लेकर चले जाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, ठीक है, अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अफगानिस्तान का था गजनी,
उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। हर साल कर रहा है वो। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, लूट लेता था संपन्न मंदिरों को, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। तो गुजरात का सोमनाथ मंदिर संपन्न मंदिर था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। ठीक है, उसने गजनी में ही एक वैभवशाली राजधानी बनाई, और इसी संपन्न जो मंदिर थे वहां से जो धन उठा के ले गया, वो उसी से ही उसने राजधानी बनाई। ये वैसा ही है जैसे अंग्रेजी आए थे उसके बाद और अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू कर लिया। सबने भारत का फायदा उठाया है। अब सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। देखो, ये चीज बात अलग करती है सुल्तान महमूद को। लोग बाग होते हैं लूट के चले जाते हैं, लेकिन ये जानना चाहते थे, इनमें क्यूरियोसिटी थी कि भाई वो लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, जानना चाहते थे वो। इसलिए उन्होंने अल बरूनी को भेजा और उन्होंने बोला कि भाई इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिख करके लेकर के आओ। अरबी में लिखी गई उसकी कृति, अब वो जो अरबी का था, अरब का था, तो अरबी में लिखी जाएगी। उसकी किताब थी किताब अल हिंद। किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने ही बोला था इसको लिखने के लिए, और किताब अल हिंद महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, क्योंकि वो संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, और उसने उसका परामर्श लिया और इस किताब को लिखा। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, जिन्हें चौहान बोलते हैं, चाहमान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने लगे। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गहड़ वालों से टक्कर लेनी पड़ी। अब जब हर कोई जब विस्तार करेगा, तो जो दूसरा वाला आ रहा है राज्य, वहां उसको सामना करना पड़ेगा। चाहवानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों मारा गया। पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान महमूद गौरी को तो हरा दिया, लेकिन अगली बार फिर से जब वो आए, ये बंदा आया सुल्तान महमूद गौरी, और उसने पृथ्वीराज तृतीय को 1192 के युद्ध में हरा दिया। कुछ छूट तो नहीं गया, पीछे देखते हैं, कुछ नहीं बचा। इसे देख लेते हैं। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है, ये जो सुल्तान है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है शासक। चोल राज्य नजदीक से एक नजर। अब हम चोल राज्य को देखेंगे नजदीक से। ये पूरा दक्षिण भारत का मैप है। ये हमने देखा था परिवर्तनशील रेख सीमाएं, ये पूरी सीमा जो परिवर्तनशील रहती थी। ये रहे चालुक्य, उरेयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से एक प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा पर वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। वही मातहत पता है ना, याद है, सामंत, उनके वो मातहत थे। उरईयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। उन्होंने वहां पर तंजावुर शहर बनवाया, यही तंजावुर, और वहां पर एक मंदिर बनवाया, और वो मंदिर किसका था? निशुंभ सूदिनी देवी का। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता, और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। उसका बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना गया है, 985 में राजा बना, और उसी ने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। इससे प्रश्न आते हैं कभी कभी राजराज प्रथम से। ये चोल शासक था, जितने भी प्रसिद्ध शासक थे ना, उन सबसे प्रश्न आते हैं। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, उनके जो पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने, उसकी नीतियों को जारी रखा, और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए एक जल सेना भी बनाई गई। अब यह पूछा जा सकता है कि किसने बाहर विदेशों में हमला करने के लिए जल सेना बनाई थी? तो राजेंद्र प्रथम होंगे। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। अब हम बड़ा मंदिर वगैरह स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई कोट चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। अब ये तंजावुर की कहानी तो आपको पता ही चल गई। ये गंगई कोट चोलपुरम की भी एक कहानी है। जब ये गंगा की तरफ जा रहे थे और इन्होंने गंगा के जो क्षेत्र थे उनको जीत लिया था, तब इन्होंने ये उपाधि धारण की थी, और वहां पर एक शहर बनाया था जिसे गंगई कोट चोलपुरम का नाम दिया गया था।
चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके काम करते थे। कौन कौन थे वो? पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ये सबसे विशिष्ट है, यानी स्पेशलाइज्ड है। इसे जो जिसको काम आता है वही बना सकता है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। कुछ भक्तों की भी बनाई गई थी, ज्यादातर देवी देवताओं की थी। जैसे देखिए यहाँ पर ये कांस्य की प्रतिमा है, एक चोल कांस्य प्रतिमा। कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छे से ये बनाया गया है। ये कपड़े हैं ये, और इधर कुछ पहना हुआ है इन्होंने। यहाँ पर हाथों में अंगूठियाँ भी हैं, यहाँ पर इधर हाथ बंधलप बना हुआ है, इधर भी गले में पहने हुए हैं, और कानों में बनाए गए हैं। यहाँ पर इन्होंने मुकुट लगा रखा है। तो ये कितने, ये जो बनाते थे ये विशिष्ट काम है, ये कोई एरा गैरा नहीं बना सकता, ये विशिष्ट है और इसे कितनी सावधानी से बनाया गया है ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए लिखा है ये जो प्रतिमाएं थी सबसे उत्कृष्ट थी, कांस्य प्रतिमाएं थी। मंदिर के बारे में देख लेते हैं। गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर, ये गंगई कोट चोलपुरम का मंदिर है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। ये जो छत है, पहले देखो यहाँ पर ऐसे ये चबूतरा है ये, ठीक है, फिर उस पर ऐसे बनाया गया है, फिर दूसरा, फिर यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ से ये शिखर कहते हैं इसे, ये शिखर बनता चला गया है। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए। जो बाहरी सजावट है, तो ये जो पत्थर की ये सारी जितनी भी इनको अलंकृत किया गया है। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, ठीक है। कावेरी नदी के बारे में बताया जा रहा है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, उलीचती भाई, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। जिससे क्या होता जाता है, किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। तो यहाँ चावल की खेती आपको पता है बहुत पानी में होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ पर चावल उगाया जाता था और यह आवश्यक आर्द्रता उसके लिए मुहैया करा देता था। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। तो जंगलों को साफ कर रहे हैं ताकि खेती की जा सके, और उसके बाद जो उबड़ खाबड़ जमीन है जहाँ चट्टान वगैरह, वहाँ पर उसे समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। ये सारे काम होने थे। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी उस समय। अब तो आम बात हो गई है क्योंकि अब बहुत सिंचाई का पानी मिल जाता है, संसाधन भी बहुत है, लेकिन उस समय 2 फसलें भी उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से कर रहे हैं। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, तो कुछ पद्दियां थी और कुछ कुएं भी खोदे गए। कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, ठीक है। ये यहाँ पर बताएं कि सिंचाई का जो काम कर रहे हो आप, उसमें ना योजना की जरूरत होती है, क्योंकि सिंचाई ऐसे नहीं हो जाएगी। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, यही है पूरी योजना। श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, श्रम तो पता ही होगा, और संसाधन के कैसे क्या क्या लगेगा यहाँ पर, इन कामों की फिर देखरेख भी करना है और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। यानी वहाँ के व्यवहार को बता रहे हैं कि गांव वाले भी वहाँ पे दिलचस्पी दिखला रहे हैं और शासक भी दिखला रहे हैं। ये रहा एक, इसे देखते हैं। चित्र 5, 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। ये जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बंधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। ये जलद्वार में ये जो लकड़ी या धातु जो बंधा हुआ है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या करता है। साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था। अब यहाँ पर प्रश्न है, इसका उत्तर मिलेगा यहाँ पर। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की जो बस्तियां थी वो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी।
ठीक है। अब किसानों, क्योंकि सिंचित खेती हो रही थी, सिर्फ खेती नहीं हो रही थी, सिंचाई भी हो रही थी, उसकी वजह से ये समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था, इसीलिए बोला जाता है तमिलनाडु। तमिलों का जगह, तमिलों का गांव। तो इस तरह के गांवों को, समूह को नाडु कहा जाता है। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ग्राम परिषद और जो ये नाडु थे, गांवों के जो समूह थे, वो क्या कर रहे हैं, न्याय भी कर रहे हैं और कर भी वसूल रहे हैं। यही है प्रशासनिक कार्य। वेल्लार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। वेल्लार जाति के जो धनी किसान थे, उनको केंद्रीय जो चोल सरकार थी, उनकी देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन यानी 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान और अरियार यानी प्रधान जैसी उपाधियां दी। अब ये ध्यान रख लेना, चोल साम्राज्य से प्रश्न आते हैं और इसके प्रशासन से भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें प्रशासन में पूछा जा सकता है, मुवेंद वेलन कौन थे? तो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला किसान था। तो वेलन मतलब किसान होता है जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं दे रहा है, और अरियार प्रधान होते थे, प्रधान। उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेलन वगाई, ब्रह्मदेय, शालाभोग, देवदान, तिरुन मटू कन्नी और मल्ली चंदम, ये सारी भूमि के प्रकार हैं। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैर ब्राह्मण जो किसान थे, जो किसान स्वामी थे, उनकी भूमि को वेल्लई वगाई कहते हैं। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि ब्रह्मदेह है। शालाभोग किसी विद्यालय के, जैसे पाठशाला कहते हैं ना, विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि देवदास। और तिरुन मटू कन्नी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, ये उपहार वाली भूमि है। और पल्ली चंदम जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, ये जैन संस्थाओं के लिए है। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। भूमि अनुदान को ही बोलते हैं ब्रह्मदेव, यानी ब्रह्म मतलब ब्राह्मण और देय अनुदान। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो ब्रह्मदेय था, उनकी देखरेख का काम कौन करता था? प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा करती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर, मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासन के कार्य संपादित करते थे। अब जो नगरम है, उनको बोलते हैं, जो व्यापारियों के समूह, व्यापारियों के जो संघ थे, उनको बोलते हैं नगरम। तमिलनाडु के चिंगलटपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। यहाँ पर ब्राह्मणों की सभा का संगठन के बारे में बताया जा रहा है। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। ये सब बड़े बड़े, जैसे आज भी होता है, समितियां होती हैं। कोई काम करने के लिए विभाग होते हैं मंत्रालय के अंदर, फिर समितियां होती हैं। ऐसे ही ये बड़े कामों को करने के लिए समितियां बनाई गई थी। यानी सिंचाई के कामकाज के लिए समिति, बाग बगीचों की देखभाल के लिए समितियां और मंदिरों की देखभाल के लिए समितियां। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे, उनका नाम तालपत्र के एक छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री, इसे देख लेते हैं। उत्तर मेरुअर अभिलेख के अनुसार, जो हमने अभी देखा उत्तर मेरुअर अभिलेख, सभा की सदस्यता के बारे में यहाँ बताया गया है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व आ रहा है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। ये प्रशासन बता रहा है कि अगर आप किसी पोस्ट पे जा रहे हो, सदस्यता ले रहे हो, तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। तो उससे सबसे पहले तो जिस भी भूमि का स्वामी, वहां पर कर भू राजस्व वसूला जाता हो ताकि पैसा आए, और उसका पास अपना घर होना चाहिए, और उसकी उम्र भी बता दी, 70 तक हो सकता है। लेकिन जो यहाँ जरूरी है, वेदों का ज्ञान। तो ये वेदों का ज्ञान से, ये आज के ज़माने में वेदों के ज्ञान से कैसे डिफरेंस है कि आज के ज़माने में इसका मतलब है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, समझे, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। तो और जो जिसके पास ज्ञान होगा वही चुना जाएगा, वही सदस्य बन पाएगा। तो ये चीज़ आज मिस हो गई है। आज हर कोई नेता वगैरह बन जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। आगे देखते हैं। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ये ईमानदार, पता नहीं कोई होगा भी ईमानदार तो वो भी बेईमान हो जाता है। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, ये भी आज के ज़माने जो हमारा वर्तमान की व्यवस्था है वैसी ही है।
अगर आप राज्यसभा के सदस्य हो तो लोकसभा के नहीं बनोगे, वैसे ही है ये भी। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ये दूसरी बात हो गई जो आज के ज़माने में होती है, जो निर्वाचन आयोग बार बार बोलते रहता है कि भाई अपने जो संबंधियों के खाते भी दिखाओ, लेकिन ऐसा वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन यहाँ था, यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते थे। अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उद्धरण, ये ध्यान रखना है, पेरिया पूर्णम क्या है, एक तमिल कृति है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया, एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और विल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। तो ये भी उत्तर भारत में जैसा ही था छुआछूत वाला, ये वैसा ही है। ब्राह्मण और जो विल्लाल थे वो प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था जिसे ओछे किस्म के पेशों में, ओछे मतलब जो ब्राह्मण नहीं करते थे वैसे पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंड में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। ये बिल्कुल सजीवन वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर गहरे रंग बोला जा रहा है, ना कि काला बोला जा रहा है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो गहरा रंग था और वो भी वहाँ के मौसम के हिसाब से होता है। गहरा, जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, लोहे के कंगन पहन रहे हैं यहाँ पर, और जो बच्चे थे वो क्या करते थे, पिल्लों को उठाते घूमते रहते थे। मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे, आम के पेड़ की बात बताई जा रही है, जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतियां पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। जैसे कुतियां वो गड्ढा खोद के बैठ जाते हैं क्योंकि गर्मी होती है, गड्ढे में ठंडक लगती है, वही वाला चित्र बताया जा रहा है यहाँ पर। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौं फटने से पहले तगड़े पुलेयार यानी पुलाया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। ये सच्ची में लैंग्वेज बहुत अजीब सी है, ऐसी ही लैंग्वेज यूपीएससी देती है अपने पैसेज में। धान कूटती लहरदार बोलों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। और ये जब आप इंग्लिश में देखोगे ना, इंग्लिश का तो इससे भी ज़्यादा, वो भी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, मैंने तो छोड़ दिया था वो क्या बाद में पढ़ूंगा उसे, वो बाद में पढ़ा फिर मैंने। चलिए देख लेते हैं। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे? जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल से अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? वो नहीं चाहते उल्लेख करना। अध्याय खत्म हो गया। देखते हैं तांग वंश के युग का चीन। एक तांग वंश है चीन में, उनका चीन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। ठीक है, इस शियान जो राजधानी है यहाँ पर ये सारे आ जा रहे हैं। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था। देखा, यहाँ इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि ये तांग साम्राज्य में जो नौकरशाही की नियुक्ति हो रही है वो कैसी हो रही है, परीक्षा का माध्यम है। नियुक्ति का माध्यम परीक्षा है, परीक्षा से माध्यम से नियुक्ति हो रही है और उसी से प्रशासित होता है, जैसे कि हमारे यहाँ आज होता है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है, ये इसलिए बताई गई है ताकि आप फिर से कंपैरिजन करो। यहाँ पे फिर से कंपैरिजन दे दिया कि हमारा जो बताया गया है कि कैसे, जैसे पीछे देखा हमने, जो राजाओं के सगे संबंधी थे उन्हीं को ही जो पद होते थे, महत्वपूर्ण पद, उन पर बिठा दिया जाता था। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि आपको नौकरशाही चलानी है तो कैसी होनी चाहिए, परीक्षा का माध्यम। लेकिन अभी हमने यहाँ पर देखा कि ब्राह्मण क्या होते थे, उन्हें वेदों का ज्ञान होना जरूरी था। ये रहा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये ऐसा ही है। कल्पना करते हैं आप एक सभा के चुनाव में मौजूद हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसका वर्णन कीजिए। चलिए ये अध्याय हो गया खत्म। तो हम मिलते हैं दिल्ली के सुल्तान के साथ, अध्याय 3 के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।